दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग मौर्य काल से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि प्रशासन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। यह वह युग था जब भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना हुई। इसने अपने अधीन विविधताओं से भरे इस भूभाग को एक सूत्र में पिरोया। मौर्य साम्राज्य की नींव 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जिन्होंने महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध के नंद वंश को परास्त कर एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य ने न केवल उत्तर भारत को अपने अधीन किया, बल्कि पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो अपने समय की सबसे संगठित और प्रभावशाली व्यवस्थाओं में से एक थी। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला महान साम्राज्य माना जाता है। यह साम्राज्य लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। यह वह समय था जब भारतीय संस्कृति ने अपनी पहचान को पुनः परिभाषित किया और आने वाली सदियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। मौर्य साम्राज्य की कहानी केवल एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के उस उत्कर्ष की है जिसने विश्व इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज के ऑडियो आर्टिकल में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजाओं, उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों, प्रमुख प्रशासनिक नीतियों और धार्मिक, सांस्कृतिक व स्थापत्य योगदान की चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासकों की। चंद्रगुप्त मौर्य इस साम्राज्य के पहले राजा थे। उन्होंने मगध के नंद वंश को परास्त कर पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य उनके प्रमुख सलाहकार थे। बता दें कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो प्राचीन भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और साम्राज्य को कुशलतापूर्वक संचालित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मौर्य वंश के राजा बने। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर विभिन्न जनजातियों और राज्यों को सफलतापूर्वक अधीन रखा। बिंदुसार की शासन नीति में सहिष्णुता और समन्वय का भाव था। उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को एकजुट रखने का प्रयास किया। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले राजा बने। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और महान शासक माने जाते हैं। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। 260 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वे अहिंसा, शांति और धम्म के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हो गए। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सफलता की चरम सीमा तक पहुंच गया था। अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में तमिलनाडु तक फैलाया। हालांकि इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करना आसान काम नहीं था। इसके लिए मौर्य राजाओं को कई युद्ध लड़ने पड़े। आइए जानते हैं मौर्य वंश के राजाओं ने किन नीतियों और युद्धों के द्वारा उत्तर से दक्षिण तक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही प्रारंभ हो गया था, जिन्होंने नंद वंश को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक किया। साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ अशोक के शासनकाल में। अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और इसकी सीमाएं पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल और कश्मीर, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गईं। लेकिन 260 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। हालांकि तब तक मौर्य साम्राज्य का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार हो चुका था। लेकिन सवाल है कि मौर्य वंश के राजाओं ने किस प्रकार की प्रशासनिक नीतियां अपनाई। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसमें राजा को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी।
हालांकि राज्य के कुशल प्रशासन के लिए इसका विभाजन किया गया था। साम्राज्य को प्रांतों अथवा जनपदों में विभाजित किया गया था, जिन्हें महामात्र और प्रांतिक अधिकारी नियंत्रित करते थे। प्रत्येक स्तर पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया था जो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। मसलन साम्राज्य की प्रशासनिक, न्यायिक और धार्मिक कार्यों की देखरेख करने की जिम्मेदारी महामात्र नाम के अधिकारी की होती थी। महामात्र सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। इसके अलावा व्यापार और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के कुशल संचालन और समन्वय के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। अध्यक्ष व्यापार की देखरेख, उत्पादन की गुणवत्ता और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। वहीं भूमि सर्वेक्षण और राजस्व संग्रह के लिए नियुक्त अधिकारी को राजुक कहा जाता था। इसके अलावा अशोक के शासनकाल में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी, जो नीति और धर्म के प्रचार व सामाजिक कल्याण के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि किसी देश या साम्राज्य में तभी सुख शांति व्याप्त हो सकती है जब वहां की आंतरिक और बाह्य सीमाएं सुरक्षित हों। अतः साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की देखरेख के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया गया था, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सेना और रथ सेना शामिल थे। लेकिन सवाल है कि मौर्य साम्राज्य में स्थापत्य, साहित्य और संस्कृति के विकास की क्या स्थिति थी। मौर्य काल में साहित्य, स्थापत्य और संस्कृति का विकास अपने प्रारंभिक चरण में था। हालांकि इस काल में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। इस काल के प्रमुख साहित्यिक कार्यों में चाणक्य का अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख शामिल है। अर्थशास्त्र राजनीति, अर्थशास्त्र कूटनीति और युद्ध नीति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह चाणक्य द्वारा लिखा गया था और मौर्य साम्राज्य की नीतियों का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए कई शिलालेखों का निर्माण किया। ये शिलालेख विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे गए थे और इनमें धम्म के सिद्धांतों, सामाजिक नीतियों और प्रशासनिक आदेशों का वर्णन किया गया है। मौर्य काल में हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया और इसके प्रचार प्रसार के लिए कई कार्य किए। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी मौर्य काल समृद्ध था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला में लकड़ी से पत्थर की ओर संक्रमण देखा जाता है और इसने भारतीय वास्तुकला की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का था, जबकि अशोक का काल आते आते प्रस्तर आधारित वास्तुकला का निर्माण होने लगा था। तत्कालीन कला में यक्ष, यक्षिणी की मूर्ति, सारनाथ व सांची के स्तूप और अशोक के स्तंभों की रचना स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। अशोक के स्तंभ मौर्य काल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जिसमें 4 शेरों की प्रतिमा है, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। साथ ही मौर्य काल में रॉक कट गुफाओं का भी निर्माण किया गया। मौर्य काल में निर्मित बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक ऐसा महान अध्याय है जिसे समझे बिना भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय सभ्यता ने एक नए युग में प्रवेश किया, जिसने आने वाले समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित किया। इस साम्राज्य ने भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसने न केवल तत्कालीन समाज को संगठित किया, बल्कि भविष्य की शासन प्रणालियों के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान जैसे शासकों ने अपनी कुशलता, नीतियों और दूरदर्शिता के माध्यम से एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया, जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई दी। हालांकि अशोक की अहिंसात्मक नीति और उसके बाद के उत्तराधिकारियों के कम योग्य होने की वजह से धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके प्रभावशाली संगठन और संचालन ने उस समय की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।